होता है एनर्जी में, एनर्जी तो बनेगी ही बनेगी, एनर्जी का बनना कंपल्सरी। पॉइंट में फिर आना अपने मेन पॉइंट पे और उसको ये बताना कि अगर पैंक्रियाज ने वर्क करना बंद कर दिया तो क्या क्या प्लेटलेट्स एब्सेंट होगी तो उससे क्या होगा, ब्लड क्लॉट। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी? आई होप फाइन होंगे, बढ़िया होंगे और ढेर सारे मजे के साथ होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और बूस्ट करते हैं तुम्हारी क्लास 10 की प्रिपरेशन जर्नी को फिर से एक बार एक नए सेशन के साथ। आज से बेसिकली हम क्लास 10 की अपनी जो साइंस थी उसका बायो वाला पार्ट उठाने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हमने पिकअप किया है क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, वो हमने कौन सा पिकअप किया है? वो हमने पिकअप किया है लाइफ प्रोसेस। ठीक, बायो का जब तुम अपनी साइंस की बुक खोलोगे, अगर तुमने आज तक पढ़ाई की है तुमको पता होगा, वरना जब अब खोलोगे तो उसमें देखोगे कि पहले तुम्हारी केमिस्ट्री स्टार्ट है, केमिस्ट्री 4 चैप्टर्स में है, फिर 4 चैप्टर के बाद 5वां चैप्टर जो आता है वहां से तुम्हारी बायो स्टार्ट है। और बायो का जो सबसे पहला पार्ट है, जो सबसे पहला चैप्टर है, वो है तुम्हारा लाइफ प्रोसेस। ठीक, तो लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चंस के साथ अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस सेशन को। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास जो है वह है राइट एंड ड्रॉ द वेरियस पाथवेज ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक, हम जानते हैं कि जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक, देखो फिजिक्स का फ्लो क्या था कि न्यूमेरिकल्स मैंने लिख के लाए, मैंने न्यूमेरिकल्स तुम्हारे सामने सॉल्व किए, तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की अप्रोच पकड़ाई। ठीक, लेकिन बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अप्रोच थोड़ी तुम्हारी डिफरेंट होती है। मैं क्वेश्चंस लाऊंगा और उन क्वेश्चंस के थ्रू तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके साथ साथ जो उस क्वेश्चन के अराउंड की थ्योरी है वो थ्योरी भी मैं तुमको एक्सप्लेन करते चलूंगा, ताकि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अब तक थ्योरी नहीं पढ़ रखी है, इस चैप्टर को प्रॉपर्ली नहीं पढ़ रखा है, तो उसको भी उस क्वेश्चन का एक ओवरव्यू मिल जाए कि ये जो क्वेश्चन है ये किस टॉपिक से है और इसका आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है। ठीक, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली अपने को क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं तो उस फूड से हमको कुछ चीजें मिलती हैं। ठीक, जिसमें से एक मेन चीज जो हमको मिलती है वो मिलती है ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचने के बाद ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो वो ग्लूकोज ब्रेक होकर क्या करता है, वो एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्वेश्चन वाला यही पूछ रहा है कि राइट एंड ड्रॉ द वेरियस पाथवेज ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसकी एब्सेंस में किस तरीके से ब्रेक होता है और एनर्जी का फॉर्म करता है, उसका आपको एक डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो मैं तुमको डायग्राम जो फ्लो चार्ट है तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है वो मैं तुमको बना के दिखाता हूं, तुमको समझाता हूं और फिर तुम अपने लैंग्वेज में आंसर को फ्रेम करना, क्योंकि आंसर फ्रेम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि बोर्ड में आंसर तुमको लिखना है, मुझे नहीं। ठीक, तो बेसिकली 3 स्टार वाले मार्क के लिए ये क्वेश्चन है। देखो, तो सबसे पहले तो हमने जो भी फूड कंज्यूम किया, ठीक दिख रहा हूं ना, हमने जो भी फूड कंज्यूम किया उस फूड से हमको सबसे पहले मिलेगी क्या चीज, ग्लूकोज। ठीक, ये तो बेसिक स्टेप है कि हमको ग्लूकोज तो मिलेगा ही। अरे भाई, अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो तोड़ोगे किसको? ठीक, ग्लूकोज मिला, हमने खाया, हमको ग्लूकोज मिला। अब ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक होता है किसमें, पायरूवेट में। ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक होता है किसमें, पायरूवेट में। कहां पे ब्रेक होता है? ग्लूकोज, हमने खाना खाया, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना पहुंचा, हमारे खाने से ग्लूकोज को अलग कर लिया गया, ग्लूकोज कन्वर्ट किसमें हुआ, फिर पायरूवेट में। और ये कन्वर्जन कहां हुआ? ग्लूकोज जो पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ वो कहां पर हुआ? वो हुआ हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, इन साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ। अब ये तो बेसिक स्टेप है, ये तो हमेशा होगा ही होगा कि ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ब्रेक होकर पायरूवेट बनाएगा। लेकिन इसके बाद 3 अलग अलग पाथवेज हैं, उनको ध्यान से समझना। ठीक, पायरूवेट तो बनेगा ही बनेगा हर केस में। अब पायरूवेट बन गया, पायरूवेट के बनने के बाद क्या होगा? अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन, ठीक, हमारे पास प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा जो ग्लूकोज है वो क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये फॉर्म करेगा। ठीक, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो, और ये प्रोसेस कहां परफॉर्म होगी? ये प्रोसेस परफॉर्म होगी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक,
वहां पे ये प्रोसेस हमारी परफॉर्म होगी। ठीक, फिर ये तो पहला केस हो गया। अगर मान लो कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन है लेकिन कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है लेकिन कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो फिर दूसरा स्टेप आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन है बट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, अच्छे अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है। तो ये ब्रेक होता है किसमें? ये ब्रेक होता है एनर्जी में। एनर्जी तो बनेगी ही बनेगी, एनर्जी का बनना कंपलसरी है। एनर्जी प्लस लैक्टिक एसिड, एनर्जी प्लस लैक्टिक एसिड। ठीक, और ये प्रोसेस कहां पे होती है? ये प्रोसेस होती है हमारे मसल सेल में। जो हमारी मसल्स होती है उन मसल्स में ये प्रोसेस परफॉर्म होती है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन के लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो ग्लूकोज होता है वो एनर्जी प्लस इसमें अपना लैक्टिक एसिड में ब्रेक होता है। ठीक, अगर तुमने हल्की सी पढ़ाई की है क्लास 10 में अपनी, तो तुमको इतना पता होगा कि जब हम कहीं खेलने जाते हैं तो आपने देखा है ना कि खिलाड़ियों के क्रैम्प्स आते हैं। जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में मैक्सवेल को क्रैम्प आया था पैर में। ठीक, तो उसमें क्या हुआ था? क्रैम्प आना इन द सेंस कि उनके मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगा था, इसी वजह से उनके मसल्स में स्ट्रेचिंग होने लगी थी, उनके मसल्स में क्रैम्प आने लगा था। तो जो क्रैम्प्स आते हैं एथलीट्स के, वो इसी लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन की वजह से आते हैं। ठीक, तीसरा पाथवे है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो हमारा ग्लूकोज ब्रेक होगा किसमें? एनर्जी। एनर्जी तो बनेगी ही बनेगी, प्लस इथेनॉल यानी कि अल्कोहल, और प्लस H2O यानी कि वाटर। ये हो गए उसके बाई प्रोडक्ट्स। ठीक, और ये प्रोसेस कहां पे परफॉर्म होती है? ये प्रोसेस परफॉर्म होती है हमारे यीस्ट सेल में। यीस्ट सेल में। ठीक, समझ में आया? एक बार फिर से पूरी चीज ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट है ये। बहुत चांसेस है कि तुमको ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे बोर्ड में पूछेगा तुमसे। ठीक, तो देखो हुआ क्या कि हमने खाना खाया, खाने से हमको क्या मिला? ग्लूकोज मिला। ग्लूकोज मिला तो ग्लूकोज के ब्रेक होने का पहला स्टेप ही यही है कि वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा पायरुवेट में। कहां पर? हमारे सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पर ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुवेट में। ये तो हर स्टेप में होगा ही होगा। ठीक, अब इसके बाद उसके पास तीन ऑप्शन है। ठीक, मान लो अगर उसको भरपूर ऑक्सीजन मिल गया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मिल गई, तो वो हमारा कहां चला जाएगा? वो हमारा चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वो ब्रेक होगा एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। ठीक, अब अगर मान लो उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिला, उसको लैक ऑफ ऑक्सीजन मिला, मतलब ऑक्सीजन मिला तो लेकिन कम मिला, तो वो हमारे मसल सेल में पहुंचेगा, और मसल सेल में पहुंचने के बाद क्या होगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक, फिर तीसरा केस मान लो कि अगर उसको ऑक्सीजन बिल्कुल मिला ही नहीं, ऑक्सीजन खत्म है बिल्कुल, तो वो कन्वर्ट होगा इथेनॉल यानी कि अल्कोहल और एनर्जी प्लस वाटर के अंदर। ठीक, और ये कहां पे परफॉर्म होगा? यीस्ट सेल के अंदर। समझ में आ गया? तो तीन केसेस के अंदर हमारा ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन हमको देखने को मिलता है। क्लियर है? चलो दूसरे क्वेश्चन पे आओ। द पैनक्रियाज ऑफ अ पर्सन सडनली स्टॉप्ड फंक्शनिंग, हाउ विल डाइजेशन बी अफेक्टेड इन सच अ पर्सन? ठीक, एक कोई व्यक्ति है मान लो, उस व्यक्ति का पैनक्रियाज जो होता है वो डैमेज हो गया, उसने सडनली वर्क करना स्टॉप कर दिया, उसने काम करना बंद कर दिया, तो डाइजेशन कैसे इफेक्ट होगा उससे वो बताना है। ठीक, तो समझना कि पैनक्रियाज जो है हमारा वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है हमारा पैनक्रियाज, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो किस चीज में हेल्प करते हैं? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। हमारा पैनक्रियाज जो होता है वो किस चीज में हेल्प करता है? वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो किस चीज में हेल्प करते हैं? हमारी प्रोटीन्स और लिपिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक, तो अब अगर मान लो कि ये पैनक्रियाज क्या हो जाए? ये पैनक्रियाज वर्क करना बंद कर दे। ठीक, तो अगर इस पैनक्रियाज ने वर्क करना बंद किया तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी निकलना बंद हो जाएंगे। जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलना बंद हो जाएंगे तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक, फ्रेम कैसे करना है आंसर को समझे, कॉन्सेप्ट को समझे क्या है। अब आंसर तुम फ्रेम कर सकते हो, इतने काबिल तो तुम हो। ठीक, तो आंसर किस तरीके से फ्रेम करोगे? सबसे पहले 3 पॉइंट में इसका आंसर दोगे।
सबसे पहला पॉइंट जो होगा उसमें तुम पैनक्रियास का फंक्शन डिफाइन करोगे कि पैनक्रियास क्या है, क्या फंक्शन है उसका, क्या वर्क करता है, वो सारी चीज तुमने पहले पॉइंट में डिफाइन कर दी। दूसरे पॉइंट में तुम ये डिफाइन करोगे कि पैनक्रियास जब डैमेज होता है, ठीक, पहले पॉइंट में तुमने पैनक्रियास का वर्क डिफाइन कर दिया, दूसरे पॉइंट में तुम ये डिफाइन कर सकते हो कि पैनक्रियास कौन कौन से एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है और उनका काम क्या होता है, ठीक। और तीसरे पॉइंट में फिर आना अपने मेन पॉइंट पे और उसको ये बताना कि अगर पैनक्रियास ने वर्क करना बंद कर दिया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे लिपिड्स और प्रोटीन्स का सिंथेसिस बंद हो जाएगा, ठीक। बोर्ड्स में तुमको थ्योरी लिखनी पड़ेगी बायो के अंदर, ये बात पक्की है, और बायो के अंदर थ्योरी है बट इतनी नहीं है कि तुम 5 नंबर के क्वेश्चन को करके आ सको प्रॉपरली सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट के आसपास भी तुमको लिखना पड़ेगा। तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो पहले नंबर में पैनक्रियास को डिफाइन कर दिया, दूसरे नंबर में पैनक्रियास के वर्क को डिफाइन कर दिया, और तीसरे नंबर के तीसरे पॉइंट क्वेश्चन में, ठीक, तीसरे पॉइंट में तुमने डिफाइन कर दिया मेन क्वेश्चन की अगर पैनक्रियास वर्क करना बंद कर दे तो क्या दिक्कतें आने लगेंगी, ठीक है, क्लियर है। चलो चलो इस चैप्टर के लास्ट 2 क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं और फिर इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, एक बार व्यू कर लेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड के लिए, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन कहता है why does lack of oxygen in muscle cells often lead to cramps in athletes। देखो 5 स्टार मैंने इस क्वेश्चन को मार्क किया है, क्यों, क्योंकि जो हमने पहला या फिर दूसरा क्वेश्चन आई थिंक किया था वो भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन था, इस तरीके का, इस कॉन्सेप्ट का उसमें भी यूज हुआ था। कैसे, हमने देखा था ना वो वाला क्वेश्चन जिसमें पहला ही था शायद, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक, अलग अलग पाथवेज के थ्रू, जहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, जहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, जहां पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो, तो वो सारी चीजें उसमें हमने देखा था कि जहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी वहां पे मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वहां पे भी मैंने तुमको ये बताया था कि मसल सेल्स में जो क्रैम्प्स आते हैं उनका मेन कारण ही यही है, ठीक। तो इसमें भी सेम वही चीज लिखोगे कि व्हाई डज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल्स ऑफन लीड टू क्रैम्प्स इन एथलीट्स। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो उसके चलते होता क्या है कि मसल सेल्स के अंदर, हमारी जो मसल सेल्स होती हैं उसके अंदर फॉर्मेशन होता है किस चीज का, लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और इसी लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। जब हम, होता क्या है, सिंपली देखो पूरी फिनोमेना को समझो एक बार। जब भी कोई एथलीट खेल रहा होता है या फिर हम भी नॉर्मली खेल रहे होते हैं, तो जब हम बहुत देर तक किसी काम को करते हैं, बहुत देर तक हम बॉडी का यूज करते हैं, बॉडी की एनर्जी का यूज करते हैं, तो होता क्या है कि हम कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीजन को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीजन को यूज कर रहे होते हैं। तो हमारे जो मसल सेल्स होती हैं वहां पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, यानी कि ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होने लगती है। और हम जानते हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी पड़ती है तो एनर्जी, जो ग्लूकोज है वो ब्रेक होता है एनर्जी और लैक्टिक एसिड में। इसीलिए जब हम बहुत देर तक खेलते हैं, क्रैम्प्स ऐसे अचानक से नहीं आते हैं, जब हम बहुत देर तक खेलते हैं किसी गेम को, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तब हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी पड़ती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक। 5 स्टार मार्क का ये क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे, ग्लूकोज की ब्रेकिंग पे, या फिर ऐसा लैक्टिक एसिड वाला सवाल तुमको एक तुम्हारे बोर्ड में या फिर प्री बोर्ड जो भी तुम दोगे उसमें दिखने वाला है, तो इसको प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेना, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ प्लेटलेट्स वुड बी एब्सेंट इन अ बॉडी, ठीक। ऐसी बस कॉन्सेप्ट के लिए था एक क्वेश्चन। तो अगर हमारे ह्यूमन बॉडी में, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स एब्सेंट होंगी तो उससे क्या इफेक्ट्स हमारे ह्यूमन बॉडी पे पड़ेंगे, इस चीज के बारे में ये क्वेश्चन बेसिकली हमसे पूछ रहा है। तो क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, तो सबसे पहली बात तो इफेक्ट जानने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि प्लेटलेट का काम क्या होता है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, ब्लड क्लॉटिंग। ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग को प्रोड्यूस करना, यानी कि कहीं जब हमने देखा होगा कि तुमने देखा होगा कि कहीं खेलते वक्त या फिर कुछ भी करते वक्त जब हमारा हाथ कहीं कट जाता है तो उससे कुछ टाइम तक तो खून निकलता है, ठीक, खून निकलता है, बट आफ्टर सम टाइम खून निकलना बंद हो जाता है और वहां पर हल्की हल्की लेयर बनने लगती है। तो वो लेयर होती है क्लॉट की, ब्लड हल्का हल्का वहां पे जम जाता है, एक लेयर फॉर्म कर लेता है ताकि और एक्सेसिव ब्लड हमारी बॉडी से ना निकलने पाए। तो वो क्लॉट्स बनाने का काम कौन करता है, वो क्लॉट्स बनाने का काम होता है हमारी प्लेटलेट्स का,
ठीक, तो प्लेटलेट्स एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं किस चीज में, ब्लड क्लॉटिंग में। और ब्लड क्लॉटिंग हेल्प करता है एक्सेसिव फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने से। अगर हमको कोई इंजरी होती है तो ज्यादा ब्लड हमारा ना बाहर निकले हमारी बॉडी से, उसको रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग इंपॉर्टेंट होती है। और ब्लड क्लॉट्स बनते किसके हेल्प से हैं, प्लेटलेट्स की हेल्प से। ठीक, क्लॉटिंग नहीं होगी, और क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा हमारा अगर हमको कोई छोटी सी भी इंजरी होती है तो। ठीक, तो प्लेटलेट्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन ब्लड के अंदर, क्योंकि वो क्लॉट फॉर्म करती हैं और ब्लड का जो एक्सेसिव फ्लो होता है हमारी बॉडी से बाहर कोई चोट लगने पे, इंजरी होने पर, उससे प्रिवेंट करती हैं। ठीक, चलो, तो ये 5 टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि तुमको कवर करके जाने हैं, क्योंकि आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं तुम्हारे पेपर के अंदर। ठीक, पहला है न्यूट्रिशन इन अमीबा। एनसीईआरटी में एक छोटा टॉपिक है, बच्चे लगभग मैक्सिमम 90% बच्चे जो होते हैं इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं। बट मैंने जब क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना स्टार्ट किया पिछले 5 साल के, तो मैंने देखा कि न्यूट्रिशन इन अमीबा पे लगभग हर साल तुमको किसी ना किसी एक सेट में 3 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि डिफाइन न्यूट्रिशन इन अमीबा विद डायग्राम। तो उसमें जो 6 स्टेप्स हैं तुम्हारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो वो 6 स्टेप तुमको डिफाइन करने पड़ेंगे और वो डायग्राम के थ्रू, किस तरीके से वो इनगल्फ करता है, किस तरीके से डाइजेशन करता है, वो पूरा अमीबा का जो न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस पार्ट है वो पूरा। ठीक, फिर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से तुमको या तो 5 मार्कर में एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा डिफाइन कर दो, या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई एक पार्ट उठा के वो 3 नंबर का 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे अभी इसमें हमने एक क्वेश्चन किया था पैंक्रियास के ऊपर, तो पैंक्रियास के ऊपर पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी पार्ट वो उठा लेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का और उससे तुमको क्वेश्चन बना के वो पूछ सकते हैं। ठीक, फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। 4 तरीके के सिस्टम हमारे इस पूरे चैप्टर में दिए हुए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम और उसके साथ साथ उसकी जो पूरी थ्योरी है वो देख के जाना। ठीक, फिर है ह्यूमन हार्ट, जो कि लोग अक्सर तोड़ दिया करते हैं। ठीक, लेकिन तोड़ देते हैं लेकिन उनको छोड़ नहीं आना है। ठीक, तो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, थ्योरी तो उसकी देख लेना, आर्टरी वाली, वेन्स वाली, वो पूरी थ्योरी देख लेना, किस तरीके से सर्कुलेशन होता है, किस तरीके से पंप होता है, कितने चैम्बर्स होते हैं। क्योंकि ह्यूमन हार्ट एक ऐसा टॉपिक है जिससे वो 1 मार्क भी दे सकते हैं एमसीक्यू में कि चैम्बर्स कितने होते हैं, कौन सी वेन होती है, कौन सी नर्व होती है। ठीक, 2 नंबर में दे सकते हैं, 3 नंबर में दे सकते हैं, 5 नंबर में दे सकते हैं। तो उनके पास ह्यूमन हार्ट से क्वेश्चन देने के लिए भरमार है। ह्यूमन हार्ट से वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तुमको बना के दे सकते हैं। तो ह्यूमन हार्ट बढ़िया से पढ़ के जाना। और मैं कहूंगा कि मोर प्रोबेबली ह्यूमन हार्ट में जो तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करके जानी है वो है डायग्राम, क्योंकि ह्यूमन हार्ट का डायग्राम के ज्यादा चांसेस हैं आने के। बाकी थ्योरी तो आएगी ही आएगी, लेकिन डायग्राम के चांसेस हैं आने के कि वो डायग्राम तुमको, या तो डायग्राम तुमको लेबलिंग के लिए दे दे, या तो फिर डायग्राम तुमसे कह देंगे तुम बना के दिखाओ। ठीक, फिर है लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा जब फिल्ट्रेशन वाले टॉपिक में आओगे। ठीक, एक्सक्रीशन वाले में, तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्जॉर्प्शन, वो पूरी प्रोसेस जो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की 3 स्टेप्स की, वो पढ़ के जाना। वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। दादा एक चीज कहना चाहूंगा कि तुम्हारे साथ ऐसा बहुत बार होगा जब तुम्हारा करने का मन नहीं करेगा कि सर अब तो बहुत टाइम निकल चुका है, अब तो बोर्ड्स आने वाले हैं, क्या करें, अब भी हम कुछ कर सकते हैं फिर नहीं। तो देयर इज ऑलवेज अ 1% चांस। ठीक, क्योंकि ये बात आरसीबी को कौन जानता है, 18 साल के बाद आरसीबी ने ट्रॉफी जीती, तो दैट 1% चांस कभी कभी क्या होता है ना, बहुत इनफ होता है। तो उस 1% चांस पे भरोसा रख के काम करते रहना, रुकना नहीं ये सोच के कि सर इतना टाइम निकल गया, अब बोर्ड सामने है तो मतलब कर पाएंगे या नहीं। तो हमेशा ये 1% चांस रहता है। तुम बोर्ड के एक दिन पहले ही मुझसे पूछोगे, कल तुम्हारा बोर्ड है, तुम मुझसे आज पूछोगे कि सर क्या हम अब भी कर सकते हैं, मैं तब भी यही आंसर होगा कि यस वी स्टिल कैन डू इट, क्योंकि वो 1% चांस कभी कभी 100% में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो जब भी कभी ऐसा लगे कि नहीं अब टाइम बहुत निकल चुका है, अब करने का क्या फायदा, तो वो 1% चांस को दिमाग में रखना और करते रहना। इसी के साथ एंड करते हैं आज के सेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारा होने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर। अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन उससे आते हैं ठीक ठाक। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो तुम्हारा इसमें बायो में है वो है रिप्रोडक्शन। ठीक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन,
वो चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन उसका नेक्स्ट से नेक्स्ट सेशन है। ठीक, नेक्स्ट हमारा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो, स्टे सेफ, बाय बाय।